क्वेश्चन है आपके सामने कि अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करते हैं। वैचारिक रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टता किस विकास के क्षेत्र से संबंधित है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत ही ज़्यादा कहे तो आसान भी है और आपके लिए ये PYQ है। देखिए साथियों, यहाँ पर बात क्या हो रही है, आप जो है ना पॉइंट को पकड़ने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या रहा है कि वैचारिक रूप से बौद्धिक योग्यता, बौद्धिक योग्यता का मतलब क्या हो गया कि बुद्धि से जुड़ी हुई बात बोलना है। दूसरा, समस्या समाधान की क्षमता, यानी कि यहाँ पर क्या है ना कि उसके और भी बौद्धिक यानी कि IQ की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद समालोचनात्मक चिंतन यानी उच्च स्तरीय चिंतन की बात हो रही है और तार्किकता यानी अमूर्त रूप से चिंतन और तर्क देने वाली बात हो रही है। तो साथियों, यह जो है ना विकास के किस क्षेत्र से संबंधित है, आपके लिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, शारीरिक, गत्यात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक। तो साथियों, इसका जो सही आंसर चला जाएगा ना, ये सारे के सारे जो चीजें हैं ना वो हमारे संज्ञान से संबंधित होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपके सामने चौथा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएंगे मित्रों। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसी भी क्वेश्चन अगर आप आंसर पहले से जानते होंगे ना, तो हमारे आंसर देने से पहले आप जो है आंसर कमेंट कर देंगे और बाद में आप जो है ना सही मिलान करिएगा कि आपके कितने नंबर के क्वेश्चन जो है ना आपने टोटल सही कर पाए हैं आज के सेट में, और ये बातें हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। ये भी PYQ का क्वेश्चन है और आपके 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जितने सारे लोग नोट्स लिए होंगे तो उसमें जो है ना लोगों को ये क्वेश्चन हल करने में बिल्कुल भी समस्या नहीं आई होगी, क्योंकि ये सारे जो पॉइंट है ना एकदम लाइन बाय लाइन वहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर कैसे इसको हल करिएगा। तो देखिए विकास क्या है ना कि विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, यानी किससे किसकी ओर बढ़ेगा। एक है आपका सिर से पैर, दूसरा है जटिल से सरल, तीसरा है बाह्य से केंद्र और चौथा है विशिष्ट से सामान्य। अब देखिए साथियों, यहाँ पर अगर नीचे से बात करते हैं तो विकास जो है ना इसमें डैश से डैश यानी अंग की बात बोल रहा है। ठीक है, अंग की बात हो रही है यहाँ पे, तो विशिष्ट से सामान्य ये बात नहीं होगा, बाह्य से केंद्र नहीं होगा। केंद्र से बाह्य अगर होता तब हमारा जो है ना आंसर ये सही हो जाता, क्योंकि केंद्राभिमुख सिद्धांत में ये बताता है कि विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो चूंकि यहाँ पर उल्टा दिया है इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा है जटिल से सरल, ये भी नहीं होगा। विकास का एक सिद्धांत है सिरा पैराभिमुखी सिद्धांत। ठीक है, इसके अनुसार जो है ना हमें ये पता है कि विकास सिर से शुरू हो करके पैर की तरफ बढ़ने वाली एक प्रक्रिया होती है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, सिर और पैर, यानी विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है साथियों कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान डैश समाजीकरण का प्राथमिक कारक है और डैश समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। अब देखिए दोनों में अवस्था क्या है, तो दोनों में आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था ही है। मैं आपको एक बात हमेशा सभी क्लास में बताया हूँ कि देखिए साथी, समाजीकरण के सिर्फ दो एजेंसियां होती है, 2 कारक होते हैं। एक आपका आ जाएगा प्राथमिक जिसे हम लोग प्रथम बोलते हैं और दूसरा आ जाएगा द्वितीयक। ठीक है, सिर्फ समाजीकरण के 2 ही कारक हैं और प्राथमिक कारक में हमेशा याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ एक ही संस्था आती है, जो बालक का परिवार होता है, जो बालक का घर होता है। और घर को छोड़ करके, बालक के परिवार को छोड़ करके जितने सारी संस्थाएं हैं ना वो समाजीकरण की द्वितीय संस्था के अंतर्गत आती है, चाहे वो कोई भी अवस्था में हो, शिशुअवस्था में हो, बाल्यावस्था में हो, किशोरावस्था में हो या प्रौढ़ावस्था में, किसी भी अवस्था में हो। अब यहाँ पर बात करेंगे, आंसर चुनने का प्रयास करेंगे। तो देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान जो है डैश समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, यानी इसमें आप जो है ना परिवार वाली बात को ढूंढिए। जो पहला ऑप्शन परिवार किस में जाएगा, जनसंचार ये नहीं होगा, विद्यालय नहीं होगा। तीसरा यहाँ पे परिवार दिख रहा है, यहाँ पर होगा। चौथा जो है मुद्रित माध्यम, ये भी नहीं होगा। और परिवार को छोड़ करके मुझे पता है कि जितने सारे संस्थाएं आएंगे ना साथ ही सभी के सभी जो है आपके द्वितीयक संस्था के अंतर्गत आएंगे, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान जो है ना परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है और विद्यालय जो है ना वह समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। यानी कि साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा ना आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि किसी भी तरह का आप लोगों को यहाँ तक किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होगी और आशा करते हैं कि सभी लोग जो है ना पढ़ाई को सीख नहीं रहे होंगे, इसको जो है एंजॉय कर रहे होंगे, आनंदित महसूस कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं मजा भी आ रहा होगा। अगर बात कुछ ऐसा ही है, अगर सच में आप लोगों को अच्छी लग रही है ना, तो दिल से एक बार जो है सभी के सभी लोग जो है लाइक वाले बटन को प्रेस कर दीजिएगा। राइट, और चलिए हम लोग चलते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चौथा क्वेश्चन है मित्रों आपके सामने, जो जीन पियाजे के सिद्धांत से दिया हुआ है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीमा
संतुलन परिणाम नहीं देता है तो डैश उत्पन्न होता है। देखिए बहुत आसान सा सवाल है, एकदम आसान सवाल बोलेंगे कि जीन पियाजे के सिद्धांत से, ये सब जो है ना एकदम आसान टाइप का सवाल है और ये सारे के सारे क्वेश्चन भी ना आपके PYQ में पूछे जा चुके हैं साथियों। सबसे इंटरेस्टेड बात ये है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो है ना कि एक अगर स्कीमा संतुलन परिणाम नहीं देता है, यानी कि स्कीमा में जो संतुलन की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप में नहीं आता है, उसमें क्या हो जाता है, गड़बड़ी हो जाता है, यानी संतुलित नहीं हो पाता है, तो क्या उत्पन्न होगा, तो जब संतुलित नहीं हो पाएंगे, जब कोई भी चीज संतुलित नहीं होते हैं इसका मतलब वो असंतुलन हो बिगड़ जाएगी, असंतुलित हो जाएंगे। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ना आपका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, असंतुलन हो जाएगा साथियों। ठीक है, यह भी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से ही संबंधित क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व समझना प्रारंभ कर देते हैं। देखिए मैं इस क्वेश्चन पे बहुत फोर्स करूंगा और इसको जो है ना VVI ही नहीं, इसको मोस्ट VVI लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सीटेट में बार बार रिपीट होते हैं। और अभी देखिएगा 2023 से लेकर के 2026 तक के बीच में जितने सारे सीटेट हुए हैं ना, कम से कम ये 1 to 5 और 6 to 8 मिला करके ये सेम क्वेश्चन जो है ना 5 बार कम से कम आए होंगे। कितने बार आए होंगे साथियों, 5 बार आए होंगे। इसीलिए मैं आपको, हालांकि ये क्वेश्चन मैं भी करवा चुका हूं, जो लोग हमारे क्लास से रेगुलर जुड़े रहे होंगे उनको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी सेट में जरूर देखने को मिला होगा, वस्तु स्थायित्व वाला। अब आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि जब भी जीन पियाजे की बात होगी और बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व की कंसेप्ट की डेवलप की बात होगी ना, यानी विकास होने की बात होगी ना, तो आपको हमेशा एक ही अवस्था ध्यान में रखना है, वह अवस्था है संवेदी गामक अवस्था या फिर संवेदी प्रेरक अवस्था। इस अवस्था में ही बच्चों का जो है ना वस्तु स्थायित्व की जो भावनाएं होती है, जो कौशल होती है, जो क्षमताएं होती है, वो विकसित होना प्रारंभ हो जाते हैं। एक बार सभी के सभी साथी लोग जो है ना प्रेम से और जल्दीबाजी में एक बार सभी के सभी लोग कमेंट कर देंगे कि संवेदी गामक अवस्था की उम्र क्या होती है। क्या ये 7 से 11 होगा, या फिर 0 से 2 वर्ष होगा, या फिर 2 से 7 वर्ष होगा, या फिर 7 से 11 वर्ष होगा, या फिर 11+ वर्ष होगा। एक बार सभी के सभी लोग हमें कमेंट करके सूचित करेंगे कि संवेदी प्रेरक अवस्था यानी संवेदी गामक की अवस्था की जो उम्र है ना, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के प्रथम उम्र की बात है ना, प्रथम स्टेज की जो उम्र है ना, वह क्या होगी। एक बार सभी के सभी लोग कमेंट कर देंगे। चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रूपम के सक्षम हिंज की दुविधा प्रस्तुत की। रूपम के समक्ष जो है ना हिंज नाम की, जो आपने कोलबर की नैतिक दुविधा वाले जो सिद्धांत पढ़े थे, वहाँ हिंज नाम की दुविधा प्रस्तुत की। वही कहानी यहाँ पर है कि दुविधा को प्रस्तुत की गई, उनकी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई कि हिंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए था क्योंकि चोरी करना अपराध है। ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होती है। वर्तमान में रूपम नैतिक विकास के किस अवस्था में, यानी कि रूपम ये समझ रहा है कि चोरी करना अपराध है, ये हमारे समाज के लिए सही नहीं है, इसमें समाज की व्यवस्थाओं में अवरोध उत्पन्न होगी, उसकी व्यवस्था जो है ना गड़बड़ हो जाएंगे। तो इस प्रकार की जो सोच है, वो भावनाएं हैं, वह रूपम के जो है वह ये क्या बोलते हैं नैतिक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था के अंतर्गत आएगी। क्या अज्ञापकारिता या दंड अभिविन्यास, यांत्रिक उद्देश्य, या फिर अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की अभिविन्यास, या फिर कानून और अर्थ व्यवस्था वाली अभिविन्यास। तो साथियों जब बच्चे जो है ना ये समझना शुरू कर देते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमारा व्यवस्था है, क्या हमारा कानून है, क्या हमारा नियम है, क्या हमारा कानून है, तो उसके लिए हम सीधा नैतिक विकास के सिद्धांत में कोहल वर्ग के आपके प्रश्न में ही आंसर छुपे रहते हैं। तो इसी से अनुसार जो है ना आप निकाल के चलिए और सीधा आप देखेंगे इसमें कानून और व्यवस्था वाले अभिविन्यास जो है ना इसके लिए सही आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। साथियों 7वां क्वेश्चन है कि लेव वागोत्स्की के विचार के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपके सामने ऑप्शन है कि सामाजिक अंतःक्रियाओं अधिगम में योगदान देता है, ये तो देता है। चलिए दूसरा है कि बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीख पाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तीसरा है कि संकेत और सहायता अधिगम की गति को अवरोध पैदा करते हैं, बिल्कुल गलत है। और चौथा है कि सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना 2 बातें यहाँ पर निकल के आती है जो सही है लगता है, एक आपका चौथा और दूसरा आपका पहला। लेकिन इसमें से जो है ना हम जो है यहाँ पर जो है ना
चौथा ऑप्शन का इसीलिए चयन करेंगे क्योंकि लेव वाइगोत्स्की के विचार के अनुसार यहाँ पर जो पूछा गया है ना कि कौन सा होगा, तो उनका जो है ना लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो है ना जो भी सामाजिक जो सांस्कृतिक उपकरण होते हैं जो अधिगम की क्रियाओं में क्या करते हैं, अपना प्रक्रिया में अपना योगदान देते हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि सामाजिक अंतःक्रिया अधिगम में योगदान देता है, नहीं, सामाजिक अंतःक्रिया जो होती है ना वो सामाजिकरण सिखाता है, समाज से हमें अवगत करवाता है। लेकिन अधिगम में यानी कि अधिगम का मतलब होता है कि नया चीज़ को सीखना, और अधिगम तभी हो पाएगा जब उसमें हम जो है उपकरण यानी अधिगम की प्रक्रिया को शामिल करेंगे, तभी अधिगम हो पाएगा। इसीलिए सांस्कृतिक उपकरण और अधिगम की प्रक्रिया में जो है ना सांस्कृतिक उपकरण जो होते हैं ना यह हमारे अधिगम की प्रक्रिया में सहयोग करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको जो है ना VVI लगा लीजिएगा क्योंकि ये उलझाने वाले हैं, इसमें 1 और 4 दोनों में आप फंस जाइएगा। इसीलिए इसका जो राइट आंसर है ना साथियों वो आपका चौथा है, PYQ क्वेश्चन है, इसीलिए आपको इसको ध्यान में रखना होगा एग्जाम तो। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिकतम सुगम होती है, मतलब सुगम करती है। शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि जो है ना वह अधिगम को सुगम बनाती है। कहने का मतलब है आपका निष्क्रिय काट दीजिए, इसके बाद व्याख्यान देने वाला उतना बेहतर नहीं है, सहभागी चलेगा, और उद्दीपन प्रतिक्रिया या अनुकूलन, यानी कि उद्दीपन करने का मतलब क्या होता है कि किसी भी उद्दीपन को देख करके उसके अनुसार प्रतिक्रियाएं करना, ठीक है। जब उद्दीपन को हटा देंगे तो बच्चे जो है निष्क्रिय हो जाएंगे क्योंकि प्रतिक्रिया वहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि उद्दीपन के अनुसार वो प्रतिक्रिया कर रहे थे। लेकिन जो सहभागी अधिगम है ना ये सबसे बेस्ट माना जाएगा, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएंगे। 9वां क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका PYQ भी है, 2023 का पूछा हुआ है कि मानकीकृत पाठ्यचर्या का, पुरस्कार और दंड के उपयोग का, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देने का, और योग्यताओं के साक्षात्कार मत का विकास करने का। तो देखिए जब बाल केंद्रित शिक्षा की बात होगी, बाल केंद्रित शिक्षा की अनुशंसा की बात होगी ना तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि यह सभी बच्चे को साथ लेकर के चलने वाली बात होती है, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ये क्या करता है, ध्यान देता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएंगे। अगर हम 10वें क्वेश्चन की बात करेंगे मित्रों कि हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि, ऑप्शन है 1 की बुद्धि जो होता है कि सभी बच्चों में गुणवत्ता समान रूप से होती है, जो कि गलत है, सबकी अलग अलग होती है। दूसरा है कि एक सामान्य योग्यता जिसका कोई जैविक आधार नहीं है, ये भी गलत बात है। तीसरा कि जन्म से ही स्थिर है और यह इस पर पर्यावरणीय कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी गलत है। और चौथा है कि कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं, ये इसका राइट आंसर चले जाएंगे साथियों, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। अगर हम 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, अभिकथन वाला है, इसमें स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है, जो कि ऑप्शन तो आपका सही दिख रहा है, मतलब स्टेटमेंट तो आपका सही दिख रहा है। दूसरा है रीजन यानी कारण कि भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती है और भाषा विकास पूरी तरह से जैविक परिपक्वता पर निर्भर करता है। यानी कि इसका अगर हम बात करेंगे स्टेटमेंट और रीजन की तो इसमें आप पाएंगे कि आपका ये तो सही है लेकिन आर जो है गलत है, क्योंकि भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की भी भूमिका पूर्ण रूपेण जो है ना निर्भर करती है, उसका उत्तरदायित्व तो बनाती है, कहीं ना कहीं का अपनी प्रमुख भूमिका का निर्वाह करती है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 11 का अभिकथन और आर यानी रीजन दोनों सही हो जाएंगे, इसलिए रीजन गलत हो जाएंगे, ए सही हो जाएगा, अभिकथन सही हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो है ना 3 इसका सही आंसर हो जाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि लड़के बहुत प्रभावशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती है, इस तरह के कथन डैश को बढ़ावा देता है। देखिए कहने का मतलब क्या है, तात्पर्य यहाँ पर कि ये कह रहा है कि लड़का जो है ना वह स्ट्रांग होगा लेकिन लड़की जो है ना वो कमजोर होगी, संवेदनशील होगी, इमोशनल ढंग की होंगी। अगर इस तरह की बातें करेंगे तो देखिए हर कोई लड़का स्ट्रांग हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और हर कोई लड़की कमजोर हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, हर कोई लड़की संवेदनशील हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और लड़का के अंदर करुणा ना हो, प्रेम ना हो, कहने का मतलब इमोशन ना हो, ये भी कोई जरूरी बातें नहीं है। अगर इस तरह का स्टेटमेंट हम देते हैं तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, जेंडर रूढ़िवादिता का आह्वान करते हैं। कहने का मतलब कि लिंग से जुड़ा हुआ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पूर्वाग्रह जो बना हुआ है, रूढ़िवादिता जो बना हुआ है ना, भेदभाव जो बना हुआ है ना, वो कर रहे हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका जो चौथा है ना इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएंगे। अगर हम 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि बच्चों की स्वतंत्र अधिगम शैली में व्यक्तिगत विभिन्नता को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जा सकता है, आपके क्वेश्चन में नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। अगला आपके सामने ऑप्शन है कि उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारी प्रस्तुत करके
दूसरा है कि उन्हें बहुविध तरीके से जानकारी पर काम करने के अवसर दे करके, तीसरा है कि उन्हें बहुविध तरीके से काम में शामिल होने का अवसर दे करके, और चौथा है कि उन्हें बहुविध तरीके से नामीकरण यानी लेवलिंग व समूहीकरण करने से। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जा सकता है, तो जो नहीं वाले ऑप्शन है ना वो सबसे ज़्यादा जो उत्कृष्ट है, जिसमें जो नहीं होगा, जो कम प्रभावशाली है, वो आपका ऑप्शन नंबर चौथा है। क्योंकि जब उसके बहुत तरीके से जानकारी प्रस्तुत करेंगे, अलग अलग जानकारी पर काम करने का अवसर दीजिएगा बच्चे को और उसमें शामिल होने का अवसर दीजिएगा, तो ये तीनों तो पॉजिटिव बात है। लेकिन नामकीकरण करने से, जो नामीकरण करने से, लेवलिंग करने से आपको कोई खास यहाँ पर फायदा नहीं दिखाई देगा। इसीलिए जो कम महत्वपूर्ण है, जो नहीं वाला है ना, उसी को चयन करना है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपके चौथे हो जाएंगे। अगर हम 14 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि आकलन करने का मुख्य कारण क्या है, आपके सामने ऑप्शन है कि विद्यार्थी में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना, जो कि गलत बात है। दूसरा है कि अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थी की खूबियां और चुनौतियों की पहचान करना। ठीक है, ये चल सकता है। आकलन की बात हो रही है यहाँ पर, मतलब कि कमी और खामी दोनों देखने की बात हो रही है, चलेगा। तीसरा है कि विद्यार्थी के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना या फिर रोक देना, जो कि गलत है। चौथा है कि विद्यार्थियों को श्रेणी देना और वरीयता का वर्गीकरण करना, ये भी गलत है। यानी एक ही ऑप्शन आपका सही है, वो है ऑप्शन नंबर आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएंगे। साथियों क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अगर हम 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि आप अपने विद्यालय में समालोचनात्मक चिंतन को सुदृढ़ करना चाहते हैं, ऐसा करने के लिए आपके निम्न में से किन कौशल का संवर्धन करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले बात तो ये समझिए कि ये जो नया शब्द आपको देखने को मिल रहा है समालोचनात्मक चिंतन, तो ये आपके लिए कहने का मतलब पॉजिटिव है। क्या है आपके लिए? पॉजिटिव है। समालोचनात्मक चिंतन का मतलब ये हो गया कि देखिए तर्क वितर्क वाली बात हो जाएगी, अमूर्त चिंतन की बात हो जाएगी, गहराई से सोचने वाली बात हो जाएगी। जितने सारी जो बातें आती है ना वो आपके समालोचनात्मक चिंतन के अंतर्गत आ जाएंगे साथियों। ठीक है, अब देखिए अभिसारी चिंतन चलेगा, स्वचिंतन गलत है, कंठस्थीकरण गलत है, निष्क्रिय अनुकूलन ये भी गलत है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ना ऑप्शन नंबर जो है ना इसमें से। अच्छा, किसका संवर्धन करना चाहेंगे? देखिए किसका संवर्धन करना चाहेंगे? हाँ देखिए, संवर्धन में आपका यहाँ पर 2 ही सही होगा, क्योंकि अभिसारी चिंतन जो है ये आपका ऑलरेडी है, जो समालोचनात्मक चिंतन की ओर इंगित करता है। लेकिन स्वचिंतन और प्रतिबिंबन जो है ना, इसमें आप संवर्धन करके, इन कौशलों को संवर्धन करके क्या करना चाहेंगे? अभिसारी की ओर यानी अमूल की ओर ले जाना चाहेंगे। ठीक है, इसमें संवर्धन यानी सुधार की आवश्यकता नहीं है, ये ऑलरेडी आपके लिए उत्कृष्ट है। देखिए कंठस्थीकरण ये तो आपका कोई मतलब चिंतन का स्तर ही नहीं है, और निष्क्रिय अनुकरण तो ये भी स्तर ही नहीं है। देखिए स्वचिंतन और प्रतिबिंबन इसको आप क्या करेंगे? संवर्धन करके उसको जो है ना अमूर्त की ओर ले जाएंगे और 100 को जो है ना बहुमुखी चिंतन की तरफ ले जाएंगे। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है? आपके सामने ऑप्शन है साथियों कि विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकता की ओर ध्यान देता है। दूसरा है कि उन्हें माता पिता शिक्षक का महत्व नहीं समझता है। तीसरा है कि विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकता एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाता है, जो कि गलत बात है ना। और चौथा है कि बच्चों का सामाजिक परिवेश बच्चों का अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायित्व है। देखिए पूरी तरह से उत्तरदायित्व नहीं कह सकते हैं, कहने का मतलब है कि इन 4 ऑप्शन को देखने के बाद जो है आपका जो इसका सही आंसर हो जाएगा ना कि विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है। तो जो बातें जो है ना गलत है यानी कि कम प्रभावशाली है, उसी का चयन करना है, जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखा कि जो है विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकता एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाता है। ये आपका जो है ना निष्पादन की ओर संकेत करता है, कम निष्पादन की। इसलिए इसका आंसर जो है ना 3 नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि विकलांगता व्यक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। ठीक है, तो आपके सामने अगला आगे कह रहा है यहाँ पर कि विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है। ये है आपका चिकित्सीय, दानशीलता, सामाजिक और मानवीय विकार। तो देखिए इन 4 ऑप्शंस को आप पढ़ने के बाद इसका जो आंसर जाएंगे ना वो आपका सामाजिक चला जाएगा। इसीलिए ये क्वेश्चन आपका VVI लगा लीजिए, क्योंकि ये आपका PYQ का है और ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है अभी तक। इसलिए हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में इससे संबंधित चीज़ें आपको रिपीट करके देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि श्रवण बाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? श्रवण बाधित का मतलब हो गया कि बच्चे सुनने में क्या है, वो सुन नहीं पाता है, सुनने में उसको परेशानी हो रही है। ठीक है,
ये कह रहा है कि जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि। अब देखिए जो सुन ही नहीं पा रहा है उसके सामने व्याख्या करिएगा तो कोई फायदा होगा? ये तो वही बात हो गई ना कि भैंस के आगे बीन बजाई भैंस रहे पौड़ाई, यानी वो तो सुन ही नहीं पा रहा है, ठीक से समझ ही नहीं पा रहा है, तो ये नहीं होगा। दूसरा है कि अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षण का प्रयोग। देखिए मौखिक वाली बात भी नहीं सुन पाएगा वो। तीसरा है कि कक्षा में सांकेतिक, हाँ जो सुन नहीं पाएगा वो संकेत से तो समझ जाता है, ठीक है, इसलिए ये चल सकता है। चौथा है कि निम्न यह सुनिश्चित करना है कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ जुड़ा हो। नहीं, मौखिक संप्रेषण में बच्चे नहीं सीख पाएंगे, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ना ये कक्षा में सांकेतिक प्रयोग, अच्छा सॉरी ये क्या कह रहा है, सांकेतिक प्रयोग पर निषेध कह रहा है, ठीक है, कक्षा में सांकेतिक प्रयोग के निषेध, यानी कि ये निषेध का मतलब होता है कि नहीं करना। मैं गलती यहाँ पर देख लिया तो ये नहीं होगा। अब इसमें से जो है ना, इसमें से अब जो है अब कोई और ऑप्शन सुनने का प्रयास करिए। देखिए तो ये तो आप देखने वाला बात यहाँ पर तो निषेध कर दिया। श्रवण बाधित विद्यार्थी है, तो देखिए श्रवण बाधित विद्यार्थी जो है ना, इसमें तो ये तो आपका पूर्ण रूपेण कट जाता है, ये पूर्ण रूपेण कट जाता है, लेकिन इसमें देखिएगा दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण, तो दृश्य यानी देखने वाली बात में कान की जरूरत कम पड़ती है, हाँ देख करके आप समझ जाते हैं, यानी संकेत का बात यहाँ पर आप इसमें थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया है। तो कहने का मतलब है कि इस ऑप्शन के साथ हम जा सकते हैं, क्योंकि ये पूर्ण रूपेण गलत है, ये पूर्ण रूपेण गलत है, ये पूर्ण रूपेण गलत है, लेकिन इसमें मौखिक के साथ दृश्यात्मक डाल दिया ना, इसीलिए आपके सामने ऑप्शन जो है ना चौथा नंबर ये इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएंगे। अगर 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि मेधावी प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की रचनात्मकता है, आपके सामने ऑप्शन है उनमें भूल जाने की सहज क्षमता का अभाव होता है, जो कि गलत बात है। दूसरा है कि अपने सहपाठी की तुलना में कार्य की पहल करने में प्रतिक्रियाशील होते हैं। तीसरा है कि यदि कार्य चुनौतीपूर्ण हो तो उन्हें कार्य को टालने की प्रवृत्ति होती नहीं, गलत बात है। चौथा है कि समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं, ये चल सकता है। तो इसमें से जो प्रतिभाशाली या मेधावी छात्र है ना, उसमें किस प्रकार के लक्षण होंगे, तो वो जो समस्या है ना समाधान से घबराएंगे नहीं, उसका डट का सामना करेंगे और उसका जो है ना उसको उसके हल खोजने के लिए अपनी इच्छा को व्यक्त करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसका हम हल निकाल पाएँ। अगर हम 20 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे मित्रों, तो आपके सामने 20वां क्वेश्चन है कुछ इस तरह से कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपर रिएक्टिविटी डिसऑर्डर वाले बच्चों के लिए चुनौतीपूर्ण प्रस्तुत करेगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये PYQ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए सीटेट कभी कभी आपसे जो है ना अंग्रेजी में भी पूछ लेता है, वही क्वेश्चन यहाँ पर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान जो है ना अटेंशन डिफिसिट और या फिर हाइपर रिएक्टिविटी डिसऑर्डर वाले बच्चे के लिए चुनौतीपूर्ण प्रस्तुति करेगा। आपके सामने ऑप्शन है कि लिखित वस्तु प्रस्तुति कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तक सुगम पहुंच। आपके सामने अगला है कि विभिन्न संदर्भ का उद्भव। तीसरा है कि प्रदत्त कार्य को छोटे छोटे प्रबंधनीय समूह में प्रस्तुत करना। और चौथा कि बिना किसी अंतराल में लंबी अवधि तक जो है ना व्याख्यान देना। इसमें जो है जिसमें हाइपर डिसएक्टिविटी डिसऑर्डर वाले बच्चों के लिए चुनौतीपूर्ण, यानी कि उनके लिए कौन सबसे ज़्यादा खराबी, चुनौती का मतलब क्या होता है कि समस्या उत्पन्न करने वाला होता है ना, कि हम अभी इस महामारी हमारे लिए चुनौती बना हुआ है। जैसे कोरोना काल हमारे लिए चुनौती था, उससे हम लोगों ने निजात पार पाया, तो हमारे लिए समस्या उत्पन्न करेगा। तो हम सभी को पता है ना कि लंबी अवधि में लगातार भाषण करेंगे तो कोई भी बच्चा को सीखने के लिए क्या है कि चाहे वो अच्छे बच्चे ही क्यों ना उसको भी परेशानी आएगी। इसलिए आपके सामने बिना किसी सोचे समझे जो है ना आप चौथे नंबर ऑप्शन का यहाँ पर चयन कर सकते हैं। ये आपका 100% सही आंसर है।